नमस्कार, एरियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। एरियल न्यूज़ की इस खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। देश में जहां एक और कोरोना संकट से पूरा देश भयावह स्थिति से गुजर रहा था, उसी स्थिति के बीच में डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स ने एक वॉरियर के रूप में काम किया है। इसी खास मुलाकात के सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं नर्सिंग ऑफिसर हरि सिंह सैनी जी। हम उनसे आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस सिलसिले में, इस भयावह स्थिति में काम किया है। तो सर, सबसे पहले तो इस गुलाबी नगरी में एरियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मेरी खून के रिश्ते से बढ़कर छोटी बहन मोनिका को एरियल न्यूज़ पे धन्यवाद दूंगा कि आज गुलाबी नगरी जयपुर में मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे आने का निमंत्रण पत्र भेजा। तो सर, सबसे पहले जो सवालों की जो शुरुआत होगी वो आपके निजी जीवन से ही हम शुरुआत करेंगे कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं, तो आप इस करियर को आपने क्यों चूज़ किया और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस करियर को ही क्यों अपना एक सबसे मेन मोटिव बनाया? मैं राजस्थान के शेखावाटी अंचल के नीम का थाना कस्बे से रहने वाला हूँ। मेरा ग्रामीण पृष्ठभूमि में जन्म हुआ। मेरे माता पिता की शुरू से इच्छा थी कि मैं मेडिकल फील्ड में जाके मरीजों की सेवा शुश्रूषा करूँ। इस स्वर्णिम अवसर का मुझे जब आनंद हुआ जब मैंने मेरी 20 साल पहले नौकरी को ज्वाइन किया। मेरे आज तक के 20 साल के करियर के अंदर मैंने इस जॉब को इसलिए चुना कि मानव सेवा परमो धर्म, सेवा करना ही उचित रहता है, चाहे वो किसी रूप में करें, मरीज के रूप में करें, व्यक्ति विशेष के रूप में करें, जन सेवा के रूप में करें। तो मैंने क्योंकि नर्सेज इज़ द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल, नर्स हॉस्पिटल की रीढ़ खंभ होती है। मैं नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते जितना मेरे से 100% बेस्ट होता है, मैं मरीज की सेवा देने की पूरी हर संभव प्रयत्न करता हूं। वर्तमान में मैं दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल लोकनायक अस्पताल मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पिछले 15 साल से कार्यरत हूं। तो सर, सबसे जो अहम सवाल यही है कि कोरोना ने जो देश में 2020 में एंट्री ली, उसके बाद में जो स्थिति है, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तो बिगड़ती ही चली गई। उस वक्त आप लोगों ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर काम किया, तो वो क्या स्थिति थी, एक बार हमें विस्तार से बताइए। देखो, जब कोविड जैसी वैश्विक महामारी देश और प्रदेश में फैली तो एक बार तो ऐसा लगा कि ये देश और ये सृष्टि समा जाएगी, इसको तीसरे जैविक युद्ध की संज्ञा भी दी जा सकती है। उस समय साधन संसाधन सीमित थे, नई कोई बीमारी आई थी, तो इसके बारे में देश की अर्थव्यवस्था और व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रभाव पड़ा। लेकिन शासन प्रशासन और देश के महामहिम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और समस्त लोगों की टीम ने काफ़ी सुगमता से इस बीमारी का समाधान किया। लेकिन भारत देश पहले भी विश्व गुरु रह चुका है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। पहले भी देश के अंदर अनेक वैश्विक महामारियाँ आई, प्लेग और टीबी, पोलियो, लेकिन भारत देश ने उन बीमारियों का खात्मा करके भारत विश्व गुरु कहलाया है। इसलिए भारत विकासशील एवं विकसित देश है। अमेरिका जैसे देशों की ही स्थिति डगमगा गई, लेकिन भारत देश के लोगों ने हार नहीं मानी और काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस समय हमें फ्रंट लाइनर के वॉरियर्स होने के नाते महसूस हुआ कि ज़िंदगी की जंग अगर लड़ी जाए तो इसमें अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस जीवन में किसी के जीवन को बचाया जा सके तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। उस समय हमें देश के सबसे बड़े कोविड सेंटर के अंदर काम करने का मौका मिला, तो उसमें हमने बहुत कुछ सर्वस्व न्यौछावर किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली जो लहर आई थी वो पेशेंट्स की अचानक सैंपलिंग के कारण होने लगी। दूसरी जो लहर आई उसके अंदर ऑक्सीजन की त्राई त्राई मच गई। तीसरी जो ये लहर वर्तमान में ओमिक्रॉन, ये वायरस बहुरूपिया वायरस है जो अलग अलग वेरिएंट ऑफ वायरस का समूह होता है और ये बहुरूपिया होने के कारण आगे तीसरी से चौथी लहर भी आ सकती है। वर्तमान में तीसरी लहर की बात करें तो ये बच्चों के लिए स्पेशल रूप से आई है। यह बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है और अपने पीक पॉइंट पे आ चुकी है। इसलिए प्रत्येक देशवासियों से अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और मेरा स्पेशल एक्सपीरियंस इज मच बेटर देन एजुकेशन, मेरा अनुभव मैं स्वयं का साझा कर रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति इस बीमारी में देश और प्रदेश में कंधे से कंधा मिलाकर सावधानियों का, साधन संसाधनों का उपयोग करते हुए इस बीमारी में अपने राष्ट्र के लिए अहम रोल अदा करें। एक फ्रंटलाइनर वॉरियर्स के रूप में एक सफाई कर्मचारी से लेकर एक पुलिसकर्मी, व्यवसायी, उद्यमी, समस्त व्यक्तियों को देश में सहयोग देना चाहिए। और बीमारी बड़ी खतरनाक है, इसलिए वैक्सीनेशन यूज में लें, काफ़ी सावधानियाँ हैं उनका ध्यान में लें। व्यक्ति सैनिटाइजर, मास्क यूज में लें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, वैक्सीनेशन लगवाएं, आदि अनेक चीज़ें हैं जिन तथ्यों पे अपना आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति जन सहभागिता निभाएं और इस बीमारी का डटकर मुकाबला करें।
तो सर, आपने उस कोरोना की स्थिति में फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे काम किया, अपनी जान को जो है वो जोखिम में डाला। उस वक्त उस स्थिति में आप कैसे अपने आप को प्रेरणा देते थे? देखो, प्रेरणा किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कहीं से भी मिल सकती है। मेरे मुख्य प्रेरणा स्रोत हमारे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार जी, हमारे डिप्टी मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर एस.एन. बाशना जी और मेरी इंचार्ज श्रीमती ANS मिथिलेश सिंह जी, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं, एवं मेरे माता पिता हैं और एक मेरे शुभचिंतक सरोज गढ़वाल जी हैं, जिन्होंने भी मुझे इस बीमारी में प्रोत्साहित किया। मेरी धर्मपत्नी अर्धांगिनी जो राजस्थान सरकार में सेवाएं दे रही है, हम लोग 6 महीने तक अलग अलग रहे, वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारी बातचीत होती थी। मेरे माता पिता ने भी, मेरी सिस्टर ने भी, मेरे पूरे परिवार ने मुझे मोटिवेटेड किया कि देश में इस बीमारी के अंदर अपने को काफ़ी सहयोग करना है। शेखावाटी अंचल से ही नहीं, पूरे राजस्थान से जो भी व्यक्ति दिल्ली के किसी भी अस्पताल में सेवा लेने के लिए मेरे पास किसी भी व्यक्ति विशेष का टेलीफोन आया हो, किसी भी संस्था का टेलीफोन आया हो, मैंने बखूबी से मेरा 100% देने का सर्वस्व किया। उस समय का अनुभव मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी ज़िंदगी का अभूतपूर्व पल रहा। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी समझने को मिला कि बीमारी वास्तव में व्यक्ति की जान है तो जहान है। व्यक्ति सब कुछ बाद में अपने पेंडिंग कार्य निर्धारित कर लेता है, लेकिन व्यक्ति उस समय किस आधार से, कैसे एंगल से निपटना है, ये हमें सीखने को मिला। तो सर, उस वक्त कभी एक ऐसी स्थिति भी आपके मन में पैदा हुई कि डर वाली स्थिति जो होती है कि ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, इस सिचुएशन से आखिर कब तक हम लड़ेंगे और कब आखिर इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिलेगी? देखो मोनिका जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि उस समय एक बार तो ऐसा हुआ कि ये देश और प्रदेश में खात्मा हो जाएगा, सृष्टि समा जाएगी, लेकिन साधन संसाधन वैज्ञानिकों की, डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल्स की जो एक टीम थी, पहले धीरे धीरे पहली जो वेव आई उसमें PP किट, N95 मास्क के साधन संसाधनों की कमी थी, इन्वेस्टिगेशन टेस्ट लैब की, फिर देश में धीरे धीरे साधन संसाधन बढ़े। सेकंड में ऑक्सीजन की तराई तराई मच गई, फिर ऑक्सीजन प्लांट्स लगे और डे बाई डे ऑक्सीजन का संचारित हुआ। तीसरी जो लहर आ रही है वो ओमिक्रॉन बच्चों के लिए स्पेशली आ रही है, तो बच्चों की वैक्सीन आ चुकी है, 15 साल से ऊपर की भी वैक्सीन आ चुकी है, जल्दी बूस्टर डोज आने की संभावनाएं हैं। तो काफ़ी बीमारियों में उस समय हमें जो स्थिति हुई कि हमें घबराना नहीं है, बीमारी से डर कर मुकाबला नहीं कर सकते आप, बीमारी का हौसले और अफजाई से एक दृढ़ संकल्पता से खड़े होकर, कंधे से कंधा मिला के, उन परिस्थितियों का सामंजस्य बैठा के, जैसे प्रोटेक्शन लेयर का ध्यान में रखते हुए प्रत्येक साधन संसाधन काम में लेते हुए व्यक्ति लड़ सकता है। उस टाइम हमने जनता को बहुत जागरूक किया, संदेश भी दिया। लोकतंत्र की तीसरी आंख प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों के द्वारा, माउथ मीडिया के द्वारा जनता को फिर मैं जनादेश देना चाहूँगा कि घबराए नहीं इस बीमारी में। ये बीमारी खतरनाक है, लेकिन इसका खात्मा भी है। इस बीमारी के अंदर प्रोटेक्शन रखें, N95 मास्क यूज़ में लें, अगर मास्क की किल्लत है तो घर में बना हुआ कपड़े का मास्क, टॉवेल भी काम में ले सकते हैं। मास्क को 24 आवर्स तक से ज़्यादा यूज़ नहीं लें, उसको वॉश आउट करें, धूप में सुखा के फिर नेक्स्ट डे पहनें। और सैनिटाइज़र यूज़ में करें। N95 मास्क के साथ साथ में रनिंग वाटर नॉर्मल इंटरवल्स के बाद में हाथों को धोएं। घर से बाहर जाते समय, घर में एंट्री करने से पहले हाथों को सैनिटाइज्ड करें। बच्चे बूढ़े लोगों को अलग रखें, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बूढ़ों की कम होती है, अलग अलग सेपरेट रखें। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, मास्क को औषधि के रूप में काम लें। न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लें, मेडिटेशन योगा करें, अपने घर पे ही रहे, घर पे बनी हुई चीज़ें खाएं, बाहर की खाद्य पदार्थ नहीं खाएं। बच्चों को चॉकलेट, टॉफ़ी व किसी तरह के तरल पदार्थ नहीं पिलाएं। काढ़े का यूज़ में लें, घर पे रह के मेडिटेशन योगा करें। आप काफ़ी चीज़ें हैं जिनको आप उपयोग करते हुए इस बीमारी को अपने लेवल तक ही ख़त्म कर सकते हैं। चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर रोज़मर्रा की चीज़ें आप लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा रखोगे तो आप स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। अपनी दिनचर्या, अपने शेड्यूल्स को काम में लेते हुए व्यक्ति को एक प्रोपोगेंडा बनाना चाहिए कि मुझे सुबह से लेकर 24 आवर्स का टाइम टेबल शेड्यूल्स फिक्स करना चाहिए कि मुझे कब उठना है, कब मेडिटेशन करना है, कब खाना खाना है, क्या क्या भोजन में लेना है। किचन्स में भी ध्यान रखें खाने पीने का। कई चीज़ें हैं जिनका समुचित प्रयोग करें। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीन अगर आपने नहीं ली तो आप सुरक्षित नहीं हैं, वैक्सीन आपने ले ली तो आप सुरक्षित हैं, बिल्कुल संयंत्रित हैं। और आगे इस बीमारी का अटैक होने की संभावनाएं कब है? नियमित अंतराल के बाद में फर्स्ट डोज, सेकंड से केंद्र पे जाके वैक्सीनेशन लगवाएं और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करें। हर चीज़ में शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन के बिना उसको सरकारी सुविधाओं का लाभांश न दें। सरकार
को मेरे जन आदेश के द्वारा समझा जाए। अगर किसी व्यक्ति ने दोनों वैक्सीनेशन प्रॉपरली नहीं लिए हैं तो उसको किसी भी सरकारी राजकीय सेवा का फ़ायदा न मिले, और कहीं भी ट्रेवलिंग करें तो बिना उसके RT-PCR की रिपोर्ट्स के वगैरह कहीं भी नहीं जाने दें। बस में, DTC में, मेट्रो में, हर जगह है उसकी चेकआउट हो ताकि व्यक्ति अवेयर हो। और शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा कि वो भी कठोर कदम उठाएं। अगर N95 नहीं लें, वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहा हो तो उसको दंडित करें, और एक अध्यादेश लाए सरकार कि बिना वैक्सीनेशन के और प्रॉपरली कोरोना की गाइडलाइन का आप पालन नहीं करोगे तो आपको बड़े जुर्माने देना पड़ेगा, सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। ये मैं जनता को संदेश मेरा देना चाहूँगा। तो सर, जैसे कि जो ओमिक्रॉन वायरस है उसने देश में एंट्री ले ली है और तीसरी लहर की जो आशंका है वो भी अब जताई जा रही है, और एक तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि जो दूसरी लहर थी जो जितनी विकराल थी उसी तरीके से क्या ये जो तीसरी लहर का जो आशंका जताई जा रही है वो भी उसी तरीके से भयावह और विकराल हो सकती है? तीसरी लहर भयावह क्या होगी, हो चुकी है और उसने देश के अंदर दस्तक दे दी है। ये वायरस बहुरूपीय वायरस है, मैंने आपको पहले भी बताया, अलग अलग अंदाज के अंदर आ रहा है। तीसरी लहर सबसे खतरनाक लहर होगी जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित होगी। जान है तो जहान है। बच्चे देश और राष्ट्र के उद्बोधन होते हैं, बच्चे देश और राष्ट्र के प्रकृतिशील विकासशील होते हैं, इसलिए बच्चों का भविष्य देश के कंधों पे है। इसलिए मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि इस लहर में कतई घबराए नहीं, डटकर इसका मुकाबला करें। तो सर, जैसा कि अभी सिर्फ 10 दिनों में जो कोरोना के मामले हैं वो 790% बढ़ चुके हैं, और एक तरफ से सरकार जो है उनसे भी ये बोला जा रहा है कि जो बूस्टर डोज है दोनों वैक्सीनेशन के बाद में वो भी दी जाए। तो क्या ये एक तरीका हो सकता है इस जो ओमिक्रॉन वायरस है उससे लड़ने का? देखो, अगर जनता ऐसे ही लापरवाह रहेगी तो ये अनुपात बढ़ जाएगा। जल्दी ही रोज के अंदर 5-5, 10,000 केसेज भी आ सकते हैं, हजार मौतें भी हो सकती हैं। मैं मेरा आंकड़ा बता रहा हूँ, ये सरकारी तंत्र का एक भाग है, इसलिए बूस्टर डोज के आने की संभावनाएं बता रहे हैं। और हमारे देश की साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स की जो टीम है वो बूस्टर डोज के बारे में रिसर्च कर रही है। वैक्सीन भारत में आयात स्वयं की निर्मित वैक्सीनेशन है, जो फॉरेन कंट्री भी इसको आयात कर रहे हैं, इसलिए ये एक अच्छा माध्यम होगा। वैक्सीनेशन जरूरी है क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद में, दोनों डोज प्रॉपरली लेने के बाद में व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और उसके रोग हैवी होने का मतलब कोरोना के अटैक से वो सुरक्षित रह जाता है। तो सर, जैसे दोनों डोज लेने के बावजूद भी कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो ओमिक्रॉन वायरस से जूझ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या एक कारण हो सकता है? देखो, वैक्सीन लेने के बाद में खतरा उतना कम हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से टाला नहीं जा सकता। खतरा कम है अगर दोनों वैक्सीनेशन लिए हैं, फिर उसके और कोई कम्युनिकेबल बीमारी है, संक्रमित बीमारी है, या और कोई किसी दूसरी बीमारी से वो व्यक्ति ग्रसित है, तो उसके कोरोना और ओमिक्रॉन की दस्तक जल्दी लगती है और जल्दी इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसलिए वैक्सीन सुरक्षित है, वैक्सीनेशन भारत में निर्मित है, वैक्सीनेशन के बाद में भी कोरोना हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं सुरक्षित हूँ, इसलिए इन बाकी चीज़ों का ध्यान में रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, N95 मास्क करें और जो कोरोना की गाइडलाइन है इस चैन को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो सर, अंत में आप हमारे दर्शकों से एरियल न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मोनिका जी यही संदेश देना चाहूँगा कि जनता जागरूक रहे, जनता अपने जन का और अपने मन के द्वारा अपने खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए दूसरे लोगों को भी स्वस्थ रहने के लिए और इस बीमारी को टालने के लिए, इस बीमारी का खात्मा करने के लिए अपना सहयोग दें, मोटिवेटेड करें, प्रेरित करें। तो सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ में इस खास मुलाकात में जो हमारे साथ जुड़े नर्सिंग ऑफिसर हरि सिंह सैनी जी, हमारे साथ बने रहिए, एरियल न्यूज़ से बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। नमस्कार।